हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1। उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम उन सबको करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। ठीक है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ है। हम सभी को पता है कि कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, बादाम पदार्थ है और शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक वो भी पदार्थ है, क्योंकि ये सभी क्या है, स्थान घेरते हैं और इनका द्रव्यमान भी होता है। लेकिन जो इत्र की सुगंध ये नहीं होगा, ना ही स्नेह होगा, ना घृणा होगा, ना विचार होंगे। ये सब पदार्थ थोड़ा ना होंगे। ना सर्दी कोई पदार्थ थोड़ा ना है, मौसम है वो तो शीत। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गरम गरम खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। वो कह रहा है इसका कारण बताओ। तो इसका कारण क्या है कि गरम खाने में क्या होता है, गरम जब हीट होती है तो गतिज उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो दूर दूर जाके गति करने लग जाते हैं। बहुत गर्मी से वो बहुत दूर दूर फैल जाते हैं, इसलिए हमें उसकी सुगंध दूर तक आ जाती है। इसमें क्या लिखा है, गरम गरम खाने के कणों का तापमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा ये कण खाने की सतह छोड़कर वायु में विसरित हो जाते हैं। विसरित होना यानी कि खाने के कण और जो खाने की सुगंध के कण होते हैं और जो वायु होती है नॉर्मली जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसमें मिलना, उसमें वो कण मिल जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ठीक है, अधिक तापमान पर विसरण भी तीव्र हो जाता है, जिससे कई मीटर की दूरी पर होने पर भी खाने की गंध हम तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर खाना ठंडा होने पर इसके कणों का वायु में विसरण लगभग नगण्य होता है, यानी बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए अधिक दूरी पर ठंडे खाने की महक नहीं आ पाती तथा हमें खाने के समीप जाना पड़ता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। मतलब स्विमिंग पूल में जो गोताखोर यानी कि जो स्विमर होते हैं वो पानी को काटते हैं, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण होता है। इससे ये वाला गुण आ रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, लेकिन आकर्षण कैसा होता है, कम होता है, वीक होता है। उत्तर देखिए इसका, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे अंतरा अणुक बल या फिर हम इसे आकर्षण बल भी बोल सकते हैं सिंपली। इसी बल के कारण किसी पदार्थ के कण परस्पर बंधे रहते हैं। यह बल ठोसों में सबसे अधिक और द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, स्विमिंग पूल में गोताखोर जब पानी को हाथों से धकेलता है तो पानी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण वह इसमें से होकर आगे बढ़ जाता है, अर्थात पानी काट पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बता रखा है कि क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि उनके मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थानों में ये कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। दूसरा उनका गुण क्या है, निरंतर गति करते रहना। ठीक है, और तीसरा क्या है कि वो कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से भी बन सकता है कि घनत्व क्या है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। और हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने बोला है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इन सब में हमें बताना है कि किसका घनत्व ज़्यादा है बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले हम सबसे कम घनत्व वाला लिखेंगे। तो सबसे कम घनत्व किस में होगा, मतलब किसके कण ज़्यादा घनत्व कब होगा? जब किसी भी पदार्थ के कण बहुत पास पास में होंगे, ठीक है। और लेकिन धुआं जो होता है, कोई भी हमें सबको पता है कि गैसों में कण बहुत दूर दूर पे होते हैं, तो धुआं भी एक गैस हुआ, तो उसके कण दूर दूर पे होंगे। तो सबसे कम घनत्व क्या होगा? चिमनी के धुएं का होगा। उसके बाद वायु, ठीक, उसके बाद रुई, फिर जल, उसके बाद शहद, फिर चौक और फिर लोहा। छठा क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और उसका सेकंड पॉइंट भी है एक, उसमें हमें इन सब के बारे में बताना है। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता और बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व, इन सब के बारे में हमें बताना है। अब हमें बताना है ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताना है, ठीक है। तो पहला हम अंतर इसके आकार के अकॉर्डिंग करेंगे। आकार में क्या है? आकार, ठोसों का आकार निश्चित होता है और द्रव का आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता, हम क्योंकि उसे जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। और गैसों का आकार क्या होता है? उनका भी आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक, वहाँ पे दिख नहीं रहा है साइड में। और आयतन, आयतन ठोसों का निश्चित होता है और द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक, गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। और तरलता, तरलता यानी कि उसका बहाव का गुण। जो ठोस होते हैं वो तो बहते नहीं है, अब कोई भी लकड़ी है वो बहेगी थोड़ा ना, वो तो लकड़ी अपने फॉर्म में ही रहेगी ना। लेकिन पानी क्या होता है? हमेशा उसका बहाव कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर पानी बहता है। लेकिन जो गैस होती हैं वो प्रत्येक दिशा में बहती हैं, ठीक। इसके बाद दाब, दाब का प्रभाव क्या? दाब यानी हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उस पर दबाना किसी चीज़ को। अगर हम किसी, मान लो किसी लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास, ठीक, ये अगर हम इसको दोनों साइड से दबाने की कोशिश करेंगे, बल लगाएंगे, तो क्या ये दबेगा? नहीं ना। तो इनमें क्या होता है? दाब बहुत ही कम होता है। जैसे इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं दबा सकते, लेकिन जो स्पंज होता है, जो गद्दे होते हैं, उनको हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, लेकिन वो बाद में अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। और जो द्रव हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम दबा सकते हैं, जैसे उनका शेप चेंज हो जाता है। जैसे एक गिलास में हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब हम यहाँ से इसमें ऊपर से कोई दूसरा बर्तन ऐसे करके डाल दें तो क्या होता है? पानी यहाँ से दब जाता है और यहाँ को ऊपर को आ जाता है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो गैसें होती हैं, गैसों में दाब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको हम बहुत अधिक मात्रा में दबाया जा सकता है। हम तभी तो जो सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर, उसमें, या फिर जो एलपीजी हमारे घर में गैस होती है, सिलेंडर होते हैं हमारे घर में जिससे हम खाना पकाते हैं, उनमें गैसों को बहुत अधिक मात्रा में दाब दिया जाता है, जिससे वो क्या होती हैं? लिक्विड के फॉर्म में आ जाती हैं। तो सबसे अधिक, अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक दाब किस पे होता है, तो वो होता है सबसे अधिक दाब होता है गैसों में। पांचवा है कणों की गतिशीलता। जो ठोस होते हैं उनके कण सबसे कम गति करते हैं, ठीक, और जो द्रव होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा गति करते हैं, और जो गैस होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अधिक गतिशील होती हैं, ठीक। अब छठा हम पढ़ेंगे इनके कणों में ऊर्जा के बारे में। तो जो ठोस होते हैं उनके कणों में ऊर्जा बहुत कम होती है, और
सेम ऐसा ही इनमें जो द्रव होंगे उनमें ठोसों से थोड़ी ज़्यादा होगी और जो गैस होंगी उसमें द्रवों से भी और ज़्यादा होगी। 7वां है अंतराअणुक स्थान, यानी कि रिक्त स्थान। अंतराअणुक स्थान को हम बोल सकते हैं, इसको हम रिक्त स्थान भी बोल सकते हैं, मतलब उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कितना है। ठीक, रिक्त स्थान को ही बोलते हैं। तो जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच में बहुत कम होता है। सबको पता है, डायग्राम बुक में देख लेना, उनके जो ऐसे कण बने होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा पास पास पे होंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास पे, बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, बहुत कम स्पेस होता है। ठीक, और जो द्रव होंगे उनके थोड़ी दूर दूर होंगे और गैसों के द्रवों से भी और दूर दूर पे होंगे। ये तो था अंतराअणुक स्थान। अब है अंतराअणुक आकर्षण बल, यानी कि आकर्षण बल, अट्रैक्शन पावर। मतलब वो एक सिंपल सी बात है, अगर कण ठोसों में कण पास पास में होते हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा था ऊपर, तो आकर्षण बल भी ज़्यादा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा, और द्रवों में ठोसों से कम होगा और ठोसों में गैस और गैसों में द्रवों से भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट था हमारा, उसमें सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, हमें एक्सप्लेन करना था कि दृढ़ता क्या होता है। सबको पता है दृढ़ता ऐसा गुण है एक, यह पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान यानी कि अंतराअणुक स्थान को व्यक्त करता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होता है पदार्थ उतना ही दृढ़ कहा जाता है। तभी तो जो सबसे कम रिक्त स्थान किनके बीच में होता है, जो ठोस होते हैं, और ठोस सबसे ज़्यादा दृढ़ होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। इस प्रकार ठोस पदार्थों की दृढ़ता सबसे अधिक, द्रवों की इनसे कम तथा गैसों की सबसे कम, यानी कि गैसों की लगभग ना के बराबर मानी जा सकती है। ठोस पदार्थ दृढ़ता के कारण ही बाह्य बल लगाने पर भी अपना आकार परिवर्तित नहीं करते, यानी कि अगर हम बाहर से उनको प्रेशर दें, दबाएं, फोर्स लगाएं, तो भी क्या होते हैं, वो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं। अब अगला पॉइंट है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, पदार्थों का संपीड्यता गुण उन पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यदि पदार्थ को बाह्य दाब के द्वारा दबाया नहीं जा सकता तो उसकी संपीड्यता नगण्य होगी। इसके अतिरिक्त संपीड्यता जो होता है, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है संपीड्यता के लिए। संपीड्यता का मतलब किसी भी चीज़ को हम कितना ज़्यादा दबा सकते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे ज़्यादा संपीड्यता होती है गैसों में, और उसके बाद होती है द्रवों में, और उसके बाद सबसे कम होती है ठोसों में। अब अगला टॉपिक है हमारा तरल। द्रव पदार्थों के बहने का गुण है, ठोस पदार्थों में यह गुण नहीं होता है। ठीक, और द्रव पदार्थ सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। वही सब बातें देखो बार बार रिपीट हो रही हैं, पिछले कुछ क्वेश्चन में भी यही था। इन पदार्थों का इस प्रकार का बहना इनकी तरलता कहलाती है। ठीक, और गैसें क्या होती हैं, हर दिशा में बहती हैं। अब बर्तन में गैस भरना, मतलब किसी भी हम जैसे सिलेंडर में गैस कैसे भरते हैं, गैसों के कणों के मध्य में क्या होता है, बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम दाब देके उन कणों को पास पास ले आते हैं। ठीक है, जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन का संपूर्ण स्थान घेर लेते हैं। ठीक है, और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं, जिससे कि बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है। इसे ही गैस का दाब कहते हैं। अब आगे है आकार के लिए। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल, अंतराअणुक बल पदार्थ के आकार को निर्धारित करता है। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा वो ज़्यादा उसका आकार क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, उसका आकार को हम चेंज नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें समझाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला छठा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, पदार्थों के ऊर्जा की उपस्थिति होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों को गतिशील बनाती है। गतिज ऊर्जा या फिर तथा कणों की
गति पदार्थ के ताप बढ़ने पर बढ़ती है, सबको पता है। अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके कण जो होते हैं बहुत तेज़ी से गति करने लग जाते हैं। और 7वां टॉपिक है अब हमारा घनत्व। ठीक है, घनत्व क्या है? घनत्व बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे पदार्थ का आयतन। ठीक, किसी भी पदार्थ का घनत्व क्या होगा? उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। ठोसों का घनत्व उच्च, द्रवों में कम तथा गैसों के घनत्व सबसे कम या फिर नगण्य होता है। अब 7वां क्वेश्चन है, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। गैस पूरी उस तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। देखो अभी ऊपर भी यही था कि गैस का दबाव पड़ा था गैस का, तो उसमें भी यही बात थी। और सेकंड है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। देखो एक जिससे बिल्कुल लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है और हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक, तो इन सब पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। पहला है, गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है तथा इनके मध्य आकर्षण बल भी नगण्य होता है। ठीक, क्योंकि कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। इस कारण गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र गतिशील रहते हैं, अर्थात इनमें उच्च गतिज ऊर्जा रहती है तथा गैस को किसी बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन के संपूर्ण आयतन में फैल जाते हैं। इसलिए गैसों का आकार भी निश्चित नहीं होता और पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। अब अगला है, लकड़ी की मेज का आकार तथा आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसके कणों के मध्य में क्या होता है? रिक्त स्थान, अत्यंत कम एवं आकर्षण बल, इसको हम अंतरा अणुक बल भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। इन बलों के कारण ये कण परस्पर बंधे रहते हैं। ठीक, और लकड़ी मेज के आकार और सीमाओं को निश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी की मेज की संपीड्यता नगण्य होती है, जिससे बाह्य बल लगाने पर भी वह अपना आकार नहीं बदलती, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। डी वाला है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है जिसकी सामर्थ्य भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हर किसी पदार्थ के आकर्षण बल की सामर्थ्य अलग होती है। लोहे में जैसे बहुत ज़्यादा होता है, वहीं अगर हम कांच में देखें तो कांच को हम तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन लोहा इतनी जल्दी से नहीं टूटता। और हवा के कणों में वह बल सामर्थ्य नगण्य होता है। हवा के कणों में तो पता है उनके आकर्षण बल गैसों में होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, जिससे इसके कणों के मध्य स्थान बनाया जा सकता है, अर्थात हवा के बीच में हम अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं। परंतु ठोस लकड़ी के गुटके में क्या होगा? आकर्षण बल है, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा है आकर्षण बल, तो उसके कण एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं और इनके मध्य में हम अपना हाथ नहीं चला सकते। क्या होगा? हाथ चलाएंगे तो लग जाएगी ना, क्योंकि हमें जिसको कराटे आते हैं, कराटे में जो दक्ष है वही ये सब कर सकता है। अब 8वां है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो हम इसे देख लेते हैं। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ताप के बीच सिकुड़ जाता है तथा अधिक ताप पर यह अन्य पदार्थों की भांति फैलता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व 1 ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.91 ग्राम जल 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है, अर्थात बर्फ का घनत्व 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अतः बर्फ का घनत्व कम होने के कारण यह जल पर तैरता है। अब 9th क्वेश्चन है, हमें इनके तापमान को सेल्सियस में बदलना है। पहला है 300 केल्विन। हमें पता है सेल्सियस का मापक्रम पर तापमान क्या है। केल्विन मापक्रम का तापमान बराबर
माइनस 273, मतलब हमें सीधा सीधा 273 माइनस करना है 300 में से, तभी तो सेल्सियस में निकलेगा। हमने माइनस किया तो आ गया। ठीक, अब है आगे सेकंड वाला, उसमें भी हमें ऐसे करना है। 573 है, उसमें से हमने 273 माइनस किया, 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? वो पूछ रहे हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में होगा, मतलब द्रव होगा, गैस होगा या ठोस होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये तो हमें सबको पता है। 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वो भाप बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है, ये भी पता है हमें। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ऐसा क्यों होता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, मतलब जैसे हमने पानी उबालने के लिए रखा है, तो पानी जब वो उबलना स्टार्ट होता है और जब तक सारा पानी उबल के भाप नहीं बन जाता, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है, उतना ही क्यों रह जाता है? जबकि हम हीट तो उसको नीचे से दे रहे हैं, तो उसे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ता नहीं। ऐसा क्यों होता है, ये हम आंसर में पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा। क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दिया गया ताप पदार्थ के कणों के इस स्थिति में पदार्थ को दिया गया ताप अथवा ऊष्मीय ऊर्जा इसमें छुपा रहता है, इससे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात, 1 वर्ड आंसर, ऐसा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की कोई एक विधि बताइए। ठीक है, किसी भी गैस को द्रव में परिवर्तित कैसे करोगे? दाब बढ़ाकर इसका। और किसी भी अगर गैस को ठोस में बदलना है, सब में क्या होगा, हमें दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान और दाब, तापमान को अगर हम कम करेंगे और दाब को बढ़ाएंगे तो हम किसी भी चीज के स्टेज को चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी द्रव को, गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, गर्म सूक्ष्म दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म सूक्ष्म दिन में तापमान अत्यधिक होता है, जिससे कूलर उपस्थित जल का ताप भी बढ़ता है। तापमान की वृद्धि के कारण जल अधिक शीघ्रता से जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पन की इस प्रक्रिया में जल वातावरण से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है। वातावरण से ऊष्मा लेने के कारण जब कूलर के पल्लों पर बंधी घास की गद्दियों पर पड़ा जल वाष्पीकृत होता है, तो वह उसे ठंडा कर देता है। इससे संपर्क में आई वायु भी शीतल हो जाती है। यह वायु कूलर के पंखों के द्वारा कमरे में भेज दी जाती है और कमरा ठंडा हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सब क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। वाष्पीकरण से हमें क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण शीतलता के लिए उत्तरदायी है। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? और ये इम्पोर्टेंट भी है, शायद पेपर में भी बहुत बार आता है। मिट्टी से बने घड़े में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र यानी कि छेद होते हैं, उसमें छिद्र होते हैं, जिसमें से घड़े में पानी रिसकर बाहर आ जाता है। ठीक, और वातावरण की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा ही रहता है। ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, यानी कि सेंट डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम एसीटोन, पेट्रोल या फिर इत्र डालते हैं अपनी हथेली पे, तो ये हमारी हथेली से क्या होता है, गर्मी को ले लेता है और खुद वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक, जब इन पदार्थों को हथेली पे डाला जाता है तो इनके कण हथेली तथा आसपास के वातावरण से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऊर्जा यानी कि गर्मी। ठीक, और वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा ऊर्जा ताप के राज से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। हमारी हथेली की गर्मी वो ले लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ठंडा, हमारी हथेली क्या होगी, ठंडक हो रही है, उसमें ठंडक पड़ रही है। और 16वां क्वेश्चन है,
कप की अपेक्षा प्लेट से हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्यों? वाष्पीकरण होता है। जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो चैप्टर एक्सप्लेन जब कर रही थी नोट्स के साथ, तब बताया था कि वाष्पीकरण किस किस पे उत्तरदायी होता है। तो उसमें था वाष्पीकरण के लिए क्षेत्रफल भी उत्तरदायी होता है। क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए जो कप होता है उसकी अपेक्षा प्लेट से कोई चाय या फिर गर्म दूध जल्दी ठंडा होता है। अब 17वां क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? सिंपल सी बात है, सब लोग बोलते हैं गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए हमें। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये पसीने को सोखते हैं और जब हमारी बॉडी पे क्या होता है, पसीना आता है, वो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। यहाँ पे भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें पसीना आता है, ज़्यादा आता है। इससे हमें शीतलता प्राप्त होती है। पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीने के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़े जल का अवशोषण अधिक करते हैं, इसलिए हमारा पसीना इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो बुक में थे। ये वाला तो हमने अभी कर रखा है 300 केल्विन वाला, इसको सेल्सियस में बदलने वाला है। दोनों ही थोड़ी देर पहले कर रखे थे। क्या करना है, माइनस करना है इसको 273 से। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों की केल्विन इकाई में परिवर्तन करना है। इसको हमने केल्विन में परिवर्तन करना है, तो सिंपल सी बात है, हम इसमें 273 जोड़ देंगे। ठीक, दोनों जगह जोड़ा तो आ गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, नैप्थलीन क्या होता है, जो हम अपने कपड़ों में रखते हैं, गोलियां कीड़ों से बचाने के लिए कपड़ों को अलमारी में, बेड में रखते हैं गोलियों को, वाइट कलर की होती हैं, वही होती है नैप्थलीन की गोलियां। क्या होती हैं, ये अपने आप गायब हो जाती हैं ना। तो इसमें क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस से गैस में हो जाते हैं। और ये किस प्रोसेस से होता है? ऊर्ध्वपतन की क्रिया से होता है। ठीक, अब आगे और क्या है, दूसरा वाला पॉइंट भी था। इत्र का क्या होता है? इत्र का वाष्पन अत्यधिक सुगमता से होता है। ठीक है, वाष्पन यानी उसका वाष्पीकरण बहुत आसानी से होता है। वो हमारे मतलब वाष्प में बहुत अच्छे से परिवर्तित हो जाता है। और इत्र के कण जो होते हैं अत्यधिक तीव्र गति से वायुमंडल में विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि जो इत्र के कण हैं वो, और जो हमारे वायुमंडल की, जो हमारे आसपास की हवा है, वायु, उसमें अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, हम दूर रहते हैं लेकिन हमें इसकी गंध कभी भी आ जाती है। पके हुए खाने के साथ भी यही होता है, उसकी गंध भी हमें बहुत दूर तक आती है। अब अभ्यास का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमें पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार, अब इसको आकर्षण यानी आकर्षण किसमें होता है? ठोसों में ज़्यादा होता है, सबसे अधिक ठोसों में, फिर द्रवों में, उसके बाद फिर गैसों में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले सबसे कम जिस्म होगा, फिर उससे कम जिस्म होगा, फिर उससे कम। ऑक्सीजन हमें पता है गैस, जल हमें पता है ठोस, द्रव है, और चीनी हमें पता है ठोस है। तो हमने लिख दिया इसको बढ़ते हुए क्रम में। अब पांचवा है, इनको भौतिक अवस्था क्या है इस तापमान पर? ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? द्रव नॉर्मल जो हम पीते हैं उस स्टेट में होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। 0 में वो क्या होगा? ठोस हो जाएगा, बिल्कुल बर्फ बन जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? उबलता हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है? उबल जाता है, और ये उसका क्या होता है? क्वथनांक बिंदु होता है। ठीक, अब छठा क्वेश्चन, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है।
कमरे के ताप पर अर्थात सामान्य ताप पर, कमरे का ताप क्या हुआ, सामान्य ताप पर जल अपनी द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि जल को ठोस बर्फ में परिवर्तित ठोस यानी कि बर्फ में परिवर्तित करने के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सबको पता है बर्फ का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वो जमेगी बर्फ, पानी से बर्फ में जमेगा। वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। साधारण ताप पर यह अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकता। इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा है बुक में, इतना बड़ा बड़ा है नहीं एक्चुअल में, ये बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, बहुत छोटी छोटी समझने की चीज़ें हैं बस, लेकिन बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े आंसर कर रखे हैं। और लोहा जो होता है हमारे कमरे के ताप पे ठोस इसलिए होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर भी नहीं होता है उतना, गलता कितने में, डिग्री सेल्सियस पे गलता है ना वो, तो इतना तापमान थोड़ा ना होता है, इसलिए वो क्या रहता है, ठोस ही रहता है कमरे के ताप पे। अब 7वां क्वेश्चन, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर जल को इसके तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। इसको भी आप देख लो। 273 केल्विन पर बर्फ इसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के कारण संपर्क में आने वाले पदार्थ की अधिक प्रभावशाली ढंग से ठंडा करता है। अब बताओ, ठीक है, कि उबलते हुए जल और भाप सबसे ज़्यादा किससे हमें तीव्रता से, मतलब जलेंगे, अगर हम जल जाएंगे मान लो इससे, तो किससे ज़्यादा हमें नुकसान, जो जल है उससे हमें, उसमें अगर हम हाथ डाल देंगे ना तो इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन भाप से अगर जला है ना हमारा हाथ भाप से, तो भाप से बहुत खतरनाक जलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाप में उबलते जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इस कारण उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। ठीक है, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए अरे तेरा तो खाली भाप से जल गया और मैं तो गर्म पानी में हाथ डाल दिया, क्योंकि भाप से सबसे ज़्यादा जलता है। और हमारा 9th क्वेश्चन है, ये चित्र दे रखा है, हमें बताना है इसमें कि कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। ये देखो, ये अच्छे से देख लो। ठोस किस में द्रव में परिवर्तित हो रहा है, जब द्रव ठोस में होगा, एरो लगा रखे हैं। इस एरो का मतलब क्या है, ठोस से अगर कोई भी चीज़ द्रव में परिवर्तित हो रही है, और इधर वाले एरो का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही है। तो इसके आंसर ये नीचे लिखे हैं। पहले ए में आएगा संगलन, बी में आएगा वाष्पन, सी में आएगा संघनन, डी में आएगा जमना, ई में आएगा ऊर्ध्वपातन, एफ में भी आएगा क्या, ऊर्ध्वपातन। ये सब मैंने पहले ही पढ़ा रखे हैं, ये तो अलग से ऐसे क्वेश्चन आंसर मैंने करवा देती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद में एक और लेके आने वाली हूँ, यही वाली इसकी वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगी, वो प्रो बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक।